जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर। इस टॉपर्स आईक्यू परिवार का केवल एक ही मोटिव है कि शिक्षा जगत में जो ऑनलाइन के जगत में जो क्रांति है, क्रांति को एक चरम सीमा पर लेके जाना है। इस टॉपर्स आईक्यू परिवार का जो चैनल है आप लोगों के लिए दिन प्रतिदिन अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रतिदिन आपको प्रोवाइड करा रहा है। देखिए एमसीक्यू जो सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ आपको आने वाले समय में अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ सभी क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं। इसलिए आप अपना सहयोग टॉपर्स आईक्यू परिवार को देते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। आइए आज की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, आशा करते हैं सभी लोग जुड़ भी चुके होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को परामर्शदात्री यानी सलाह लेना बनाया गया है किसके तहत। ठीक, देखिए क्या है सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है इसके बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत शासन अधिनियम, क्या भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे लिया गया। ठीक, भारत शासन 1935। सुप्रीम कोर्ट की पूछता है स्थापना कब हुआ, तो बता देना कि 26 जनवरी के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 को। ठीक, उसके बाद पूछता है पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट जब बना था उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, उस समय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था। कहाँ पे, कोलकाता में था। उसके बाद 1911, क्या 1911 में ये कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। ठीक, 1911 में दिल्ली दरबार लगा तो वहाँ पर इसकी मुख्यालय सुप्रीम कोर्ट इस समय कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक, इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश जब पूछेगा, जज पूछेगा तो आपको बताना है क्या हीरालाल जे कानिया, क्या हीरालाल जे कानिया ये सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जे कानिया। ठीक, हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद इस समय पूछेगा अगर कि सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित न्यायाधीश यानी एससी वर्ग से कौन थे, आपको बताना है कि बालकृष्णन, क्या बालकृष्णन ये सुप्रीम कोर्ट के पहले दलित न्यायाधीश थे। ये पूछ सकता है पेपर में। उसके बाद पूछेगा इस समय सुप्रीम कोर्ट के इस समय कौन है, सुप्रीम कोर्ट के जो इस समय 50वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आपको सुप्रीम कोर्ट के इस समय मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। क्या DY चंद्रचूड़ इस समय सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं, जज हैं, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के बारे में और बताते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछेगा सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, YB चंद्रचूड़। क्या सर्वाधिक कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक कार्यकाल किसका, सर्वाधिक जो है कार्यकाल टेन्योर ये DY चंद्रचूड़ जी के पिताजी क्या YB चंद्रचूड़, क्या YB चंद्रचूड़, इनका सर्वाधिक कार्यकाल था वो भी कितना, 6 वर्ष, कितना 6 साल का। ठीक, उसके बाद इसमें होता क्या है कि इसका जो एज होती है ईयर लिमिट क्या होती है, इसके लिए 65 साल की, क्या 65 साल की एज तक आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। बाकी इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। ठीक, इतना बातें हो गई। उसके बाद आर्टिकल के बारे में देखिएगा, आर्टिकल नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन बताया गया है। आर्टिकल 125 में बताया गया है कि इनके वेतन, सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन क्या क्या होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, क्या मुख्य न्यायाधीश इनका वेतन जो होगा, न्यायाधीश का वेतन ये होगा 2,80,000, कितना 2,80,000 इतना रुपए होंगे। ठीक, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश के अलावा चूँकि सुप्रीम कोर्ट के इस समय कितने हैं, 33+1 यानी 33 जो है न्यायाधीश हैं, उसमें एक क्या है मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल संख्या कितनी है 34। उसमें बाकी जो न्यायाधीश हैं, बाकी जो जज बचे हुए हैं उनका वेतन कितना है, इसमें से आपको बोलना है 2.5 लाख, कितना 2,50,000 यानी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसमें से 30 घटा दीजिएगा। ठीक, ये बातें हो गई। उसके बाद इसमें और क्या पूछ सकता है
आर्टिकल 124 मैंने बताया, 125, 126। 126 में क्या बताया गया कि कार्यकारी न्यायाधीश यानी कि क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहीं चला गया है, ठीक है, कहीं चले गए मतलब 33+1 का रेशियो है, इसमें क्या होता है, ये तो मुख्य न्यायाधीश है, मान लीजिए ये कहीं पे गए हैं तो इसमें से बाकी जो बचा हुआ है इसमें से कोई एक निकल करके यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाएगा, उस समय उसको जो वेतन और भत्ते मिलेंगे वो सभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह ही मिलेंगे। ठीक, 127 में क्या बताया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 127 यानी अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश, क्या, तदर्थ न्यायाधीश, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी इसी बोलते हैं एडहॉक, क्या, एडहॉक जज, ठीक है, एडहॉक जज, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग अपने गर्लफ्रेंड से बात करते होंगे, ठीक है, एडहॉक मतलब क्या होता है कि आप फिक्स नहीं हैं, तभी तक बात करेंगे जब तक वो चाहेगी, यही होता है एडहॉक जज, यानी तदर्थ न्यायाधीश का जिक्र किसमें किया गया, आर्टिकल 127 में। फिर पूछता है आर्टिकल 129 क्या है, कि इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, क्या, अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या है, अभिलेख न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो भी बातें कहेगा वो एक लेख बन जाएगा। इसका मतलब इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो डिसीजन को अच्छी तरीके से बहुत सोच समझ के थोड़ा डिले ही करता है, लेकिन देता है डिले करके, क्योंकि क्या हो, एक अभिलेख बन जाता है। उसके बाद 129 के बाद पूछता है 127, क्या, 127 मैंने बता दिया आपको, तदर्थ न्यायाधीश, 139 अभिलेख न्यायालय होगा। उसके बाद हाँ, इसको पुनर्विचार, क्या, सुप्रीम कोर्ट को अपने क्या बोलते हैं, अपने बात पर पुनर्विचार के लिए, देखिए हाँ, जैसे क्या होता है, एक वो केशवानंद जो भारती केस हुआ था, इसमें क्या बताया गया था, इसमें कितने जज थे, 13 जज थे। पूछेगा गोलकनाथ में जो गोलकनाथ बनाम केरल राज्य का वो प्रस्तावना के लिए हुआ था, उसमें कितने जज थे, जजों की संख्या 11, गोलकनाथ में 11, केशवानंद में जजों की संख्या 13। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आखिर सुप्रीम कोर्ट के लिए बाकी क्या क्या प्रावधान है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या क्या आ गया, आर्टिकल 143 में यह बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी ऐसे बात पे जिस बात पे राष्ट्रपति को लगता है कि ये बातें हमारे लिए पूरी तरीके से हमको समझ में नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो चीज़ें थी आपको मैंने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किसमें किया गया, संविधान के भाग 5 में किया गया, आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, न्याय दर्शन, क्या, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। इस दर्शन से जितने क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को एक ही बार में हम खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि न्याय दर्शन पूछा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो देखिए सबसे पहले न्याय दर्शन कि महर्षि गौतम, आपको याद रखना है गौतम बुद्ध क्या करते थे, न्याय के लिए जाने जाते थे, इसलिए न्याय दर्शन जो हो गया ये आपका हो गया गौतम बुद्ध से संबंधित हो गया। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है कि सांख्य दर्शन, क्या लिखा है इसमें, सांख्य, इसमें सा आ रहा है, उसमें कपिल देव, कपिल मतलब बंदर होता है, कभी भी बंदर को देखिए संख्या में होते हैं, किसमें होते हैं, संख्या यानी जोड़े में होते हैं, इसीलिए इसे क्या सांख्य दर्शन से याद करेंगे, कपिल मुनि। उसके बाद मीमांसा, क्या, मीमांसा दर्शन जो है महर्षि जैमिनी, इसको आप कैसे याद रखेंगे, पूरे में देखिए कहीं म आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें आपका म है और इसमें भी क्या है, म है, इसका मतलब क्या है, मीमांसा दर्शन के कौन हो गए, जैमिनी। योग दर्शन के संबंधित कौन है, जो कि पतंजलि, आप लोग जानते होंगे, इसमें पतंजलि की बहुत सारी जड़ी बूटियां भी आ रही हैं, उससे आपकी शरीर क्या होगी, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, इसीलिए योग दर्शन क्या है, किससे संबंधित है, ये संबंधित है पतंजलि से। वैशेषिक दर्शन, क्या, वैशेषिक दर्शन ये क्या है, कणाद, क्या, कणाद। देखो वैशेषिक से आपको याद रखना है विशेष चीज क्या होती है, कण, जिसे आपको बताया कि जब कण सबसे पहले खोज की गई थी, कण वो बहुत विशेष था, उसी से पूरी केमिस्ट्री बनी है, इसी के लिए कैसे याद रखना है, वैशेषिक से कणाद। देखिए क्वेश्चन क्या है कि न्याय दर्शन, आपको मैंने बताया न्याय कौन किया था, गौतम बुद्ध, ये कौन ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर पहला महर्षि गौतम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग, देखिए पंचप्रयाग यानी रुद्रप्रयाग और अलकनंदा निम्न में किन नदियों के संगम पर है, क्या, रुद्रप्रयाग और अलकनंदा। देखिए इसमें क्या होता है, एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, आप लोग बहुत बेहतर समझ में आएगा। देखिए इसमें आपको विजिबिलिटी अच्छी हो रही होगी। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि
ये मेन नदी है। क्या ये मेन नदी है? अलकनंदा। क्या ये अलकनंदा सबसे मेन नदी है। ठीक, अलकनंदा क्या नाम है? अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा सबसे मेन नदी है। ये कहाँ से निकलती है? इनका उद्गम अलकनंदा का सतोपथ हिमालय, क्या सतोपथ हिमालय से होता है। ठीक, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा का उद्गम होता है। उसके बाद अलकनंदा में धौली गंगा, क्या धौली गंगा आकर के मिल जाती हैं। धौली गंगा, ठीक, धौली गंगा। तो यहाँ पे होता क्या है, जब धौली गंगा यहाँ मिलेंगी तो ये बन जाएगा कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। क्या विष्णु प्रयाग। क्योंकि देखिए विष्णु जी के, आप याद रखिएगा, विष्णु जी के सर पे क्या होता है? धौल। धौल से आप याद रखिएगा विष्णु प्रयाग कहाँ पे होगा? जहाँ पे बद्रीनाथ, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलेंगी वहाँ पर विष्णु प्रयाग हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से होता क्या है, यहाँ मिलने के बाद जो नदी ज़्यादा गहरी होगी उसी के नाम से आगे चलेगा। यहाँ पे मिलने के बाद अलकनंदा कहते हैं, आइए हमारे साथ आप समाहित हो जाइए। अब अलकनंदा फिर आगे बढ़ती हैं। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हैं, फिर यहाँ से कौन सी नदी मिलती है इनसे आकर के? नंद। क्या नंद नदी, मंदाकिनी मिलती है। कौन सी नदी? मंदाकिनी। जब मंदाकिनी नदी मिलती है यहाँ पे तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे बनता है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। ठीक, नंद प्रयाग। उसके बाद फिर यहाँ से आते हैं आगे, यहाँ से आने के बाद फिर यहाँ नंद प्रयाग से फिर अलकनंदा नदी आगे निकलती है। क्या आगे निकलती है? तो यहाँ बनता क्या है? यहाँ पे पिंडार नदी मिलती है। कौन सी? यहाँ पर आकर के देखिए आप, कौन सी नदी मिल रही? पिंडार। यानी पिंडार नदी जो मुलाकात होगी, यानी पिंडार मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। देखिए पिंडार नदी और इधर से अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा का संगम होगा। क्योंकि इसमें देखिए अड़ा आ रहा है, इसमें भी अड़ा आ रहा है, इसका मतलब पिंडार जो होगा कर्ण, और कर्ण प्रयाग जो होगा पिंडार और अलकनंदा के संगम से होगा। ठीक, उसके बाद आगे आइएगा, आगे क्या है? फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती हैं तो यहाँ आकर के अलकनंदा में आपकी कौन सी नदी मिलती है? आपका रुद्रप्रयाग, यानी रुद्र यानी मंद। क्या जो मंदाकिनी है, क्या मंदाकिनी नदी मिलती है। ये कहाँ मिलती है? ये रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। देखिए नंद प्रयाग में कौन सी नदी होगी? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंद प्रयाग में नंदनी नदी। कौन सी? नंद। एक सेकंड देखिएगा, देखिए हाँ, नंद प्रयाग में यहाँ क्या होगा? नंदिनी। नंदिनी नदी जब मुलाकात करती है तो ये कौन सा बनता है? नंद प्रयाग। नंदिनी से नंद। ठीक, उसके बाद मंदाकिनी से आपका रुद्रप्रयाग हो गया। फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ती हैं, उसके बाद पहुँचती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ अवस्थित है? देवप्रयाग अवस्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देवप्रयाग अवस्थित है ये। उसके बाद यहाँ से कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से। कहाँ से? गंगोत्री, उत्तराखंड से होता है भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी, जब भागीरथी नदी का मिलन अलकनंदा सा होता है तब ये बनता है देवप्रयाग, ये है उत्तराखंड में। उसके बाद गंगा नदी बनती है। क्या? गंगा नदी। इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, गंगा नदी का उद्गम कहीं से हुआ नहीं है। गंगा नदी कई नदियों के मेल से बनी है। गंगा नदी कैसे बनी है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के सम्मेल से बनती हैं। ठीक, ये आपका, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? आपको मैंने क्या बताया? देवप्रयाग किससे किससे बना है? अलकनंदा और भागीरथी। क्या? अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी तो देवप्रयाग बनेगा। उसके बाद रुद्रप्रयाग कैसे बनेगा? जो आदमी, अलकनंदा तो सभी में कॉमन है। ठीक है, अलकनंदा नदी सभी में कॉमन है। देखिए अलकनंदा, 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 उसके बाद इसमें भी अलकनंदा, सभी नदियों में लमसम अलकनंदा कॉमन है। ठीक, उसके बाद होता क्या है कि रुद्र, जो आदमी रुद्र होगा वो, रुद्र मतलब गुस्से में होगा, बहुत मंद होगा, बहुत मंद मंद चलेगा, गुस्साए की। इसलिए रुद्रप्रयाग से अलकनंदा और मंदाकिनी याद रखिएगा। नंद से आपको दिख ही रहा, अलकनंदा तो सब में कॉमन है, नंद से नंदाकिनी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कर्णप्रयाग, देखिए इसमें अड़ा आ रहा है। कर्णप्रयाग से मैंने क्या बताया? अलकनंदा तो कॉमन रहेगा, कर्ण में अड़ा आ रहा है, इसका मतलब पिंडार में भी क्या आ रहा है? अड़ा आ रहा है। इसका मतलब कर्णप्रयाग कौन सा? पिंडार नदियों के संगम पे। अब आप देखिए विष्णुप्रयाग। क्या? विष्णुप्रयाग, विष्णु जी के सर पे क्या होता है? धौला, आपको मैंने बताया। इसका मतलब धौली गंगा और अलकनंदा के संगम से विष्णुप्रयाग बनता है। आपका पूछा है रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और किसके नदी? मैंने बताया जो आदमी रुद्र होगा वो मंद मंद चलेगा, इसका मतलब किस में आएगा? मंदाकिनी में। भागीरथी में कौन आएगा? आपको मैंने बता दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। ठीक, आइए देखिए अगला क्वेश्चन है क्लास का कि संविधान संशोधन किससे? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, क्या सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया? देखिए है क्या कि आर्टिकल नंबर आपको पता होगा 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक,
राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 352 के बाद 356 इसी लागे याद कर लिया। 356 मतलब ये तो देश में ले जाएगा, राज्य में क्या हो जाएगा, राजकीय आपातकाल। क्या, राजकीय आपातकाल। ठीक, राजकीय आपातकाल, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 352 356 फिर इसमें 4 जोड़िए, सब में +4 हो रहा है। उसके बाद ये क्या है, वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्तीय आपातकाल जो कि आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। उसमें हुआ कि 352 में ये कहा गया था कि उसमें आंतरिक, क्या, आर्टिकल नंबर 352 जो था उसमें आंतरिक अशांति थी। क्या, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। उसमें क्या था, आंतरिक अशांति के स्थान पे क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह। क्या, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह किसके स्थान पे आया, आंतरिक अशांति के स्थान पे आया। देखिए इसमें क्या होता है, 44वें संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, ये 1978 में हुआ था। किसके शासनकाल में, इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक, उस समय ये जनता पार्टी में कौन थे, मोरारजी देसाई। कौन, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। इस समय पहला जो था गैर कांग्रेसी, अगर पूछे जब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, गैर कांग्रेसी, तो आपको बताना है पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। ठीक, उसके बाद देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ क्या क्या था। सबसे पहले क्या जोड़ा गया, संविधान संशोधन किया गया। उसमें जोड़ा गया जो मूल कर्तव्य था, क्या, जो, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, वेट, हाँ देखो क्या था 44वां संविधान संशोधन, इसमें जोड़ा गया कि जो संविधान में जो संपत्ति का अधिकार है, क्या, संपत्ति का अधिकार को हटा करके एक विधिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति के अधिकार जो क्या बनाया गया, विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक, विधिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया। ये आर्टिकल 300A में जोड़ा गया। क्या, 300A में। पहले किसमें था, आर्टिकल नंबर 13, क्या, सॉरी, आर्टिकल नंबर किसमें था, 31। आर्टिकल 31 को हटा करके 300A संविधान में संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, इसके बाद देखिए आपको कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको हम बताते हैं। क्या है कि 91वां संविधान संशोधन, क्या, 91 संविधान संशोधन हुआ कब था, यह हुआ था 2003 में। इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद होगा इसका आकार जो है कुल लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15%। इसका मतलब मान लीजिए 545 है, इसका 15% आप निकाल लेंगे, कितना होगा, 15/100, यानी कुल मिला करके 15 5 विषम में 100 यानी 20 से काटेंगे लमसम, कुल मिला के मान लीजिए आपको जो भी आएगा इसका आंसर। इसमें होता क्या है कि इसके 15% केवल मंत्री बन सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं। दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में 10% ही, केवल 10% मंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब दिल्ली में कुछ 70 सीटें हैं, 70 का आप 10% निकालेंगे, हो जाएगा 7। ठीक, 7 यानी मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री होगा, 6 मंत्री दिल्ली में, लेकिन बाकी राज्यों में क्या होगा, 15%। फिर क्या है 97वां संविधान संशोधन, क्या, 97 संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया, ये 2011 में हुआ था। ये सहकारी समिति, क्या, सहकारी समिति का स्थापना किसमें हुई, 97 संविधान संशोधन 2011 में। इस समय नया मंत्रालय सहकारी मंत्रालय बना है, उसके अध्यक्ष कौन है, अमित शाह जी। क्या, अमित शाह जी ये संविधान नए सहकारी मंत्री बने हैं। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991, क्या, 1991। इसमें क्या कहा गया है, इसमें दिल्ली को क्या कहा गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। आप याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, आप इतना याद रखिएगा, 69 में क्या कहा गया, दिल्ली को NCR का दर्जा किया गया है। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। इसके बाद इसमें यही चीज़ कहा गया, इसमें जो है दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट कितनी होगी, 70 सीटें होंगी। देखिए और कुछ बातें आपको बताते हैं इससे संबंधित संविधान संशोधन से। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, आपको पता होगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, सबसे पहला 1956 में हुआ था। क्या, 1951 में। ठीक, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। क्या था, अनुसूची नंबर कौन सी जोड़ी गई, संविधान में स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी, स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थी, उसके बाद हुई कितना, 12, लेकिन पहली किससे जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि सुधार, क्या, जो भूमि सुधार है इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद क्या हुआ,
जो मान लीजिए 7वां संविधान संशोधन आप लोग याद कीजिएगा, 7वां कब हुआ? 1956 में। एक फजल अली आयोग था, क्या? फजल अली आयोग, आपको पता होगा। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या? राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया। राज्यों के पुनर्गठन में ये फजल अली आयोग के द्वारा 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके द्वारा पहला राज्य पुनर्गठन होने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। उसके बाद क्या? 7वां संविधान संशोधन हो गया। आपको एक याद रखना, 69वां संविधान संशोधन 1989। क्या? 1989। ये किसके समय में हुआ? ये हुआ था राजीव गांधी के समय में। ठीक, राजीव गांधी जी के समय। इसमें हुआ क्या? 69 का आप पलट दीजिए, 16। क्या? 16 से 18। इसमें वोट डालने की उम्र क्या किया गया? 18 साल कर दिया गया। वोट डालने की जो वर्ष है इसमें 18 साल कर दिया गया। ठीक, आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दिया गया। मैंने कल वो क्लास में आपको साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ बताएंगे आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बताएंगे। ठीक, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन सा क्रम है? देखिए, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ट्रिक याद रखिएगा। सुपर मिशन है ई आंटी। क्या? सुपर मिशन है ई आंटी। ठीक, ये आंटी जो है सुपर मिशन वाली आंटी हैं। देखिए कैसे, सू से क्या हो जाएगा? सू से हो जाएगा सुपीरियर। क्या? सू से हो जाएगा आपका सुपीरियर। ये ऊपर दिख रहा होगा सुपीरियर, सू से सुपीरियर। ठीक, उसके बाद सू से सुपीरियर, सुपर से सुपीरियर, र से सुपीरियर ओंटारियो। क्या? सुपीरियर, हाँ, सू से सुपीरियर हो गया आपका। आ गया सुपर मिशन। हाँ देखिए ये पे सुपीरियर, सू से सुपीरियर, यम से सुपर मिशन, मी से आएगा, ये सुपर से हो गया सुपीरियर, मी से हो जाएगा मिशिगन। क्या? मिशिगन। उसके बाद अगला क्या है? स, मिशिगन। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर मिशिगन। उसके बाद ह्यूरान है से हो गया ह्यूरान। ई से हो गया इरी। क्या? इरी। ऑन्टी से हो गया ओंटारियो। क्या? ओंटारियो। देखो, सुपर से सुपर से होगा सुपीरियर, मिशन से होगा मिशिगन, और सुपर मिशन है से हो गया ह्यूरान, ये आपका हो गया है। उसके बाद सुपर मिशन है ई से हो गया इरी, आंटी से हो गया ओंटारियो। ठीक, ओंटारियो। सुपर मिशन ये है आपका क्या? मिशन। देखो कैसे याद रखना है, सुपर मिशन है ई आंटी। देखो, सुपर से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरान, इरी और ओंटारियो। इसका मतलब यही आपका पूर्व से पश्चिम का क्रम है। आइए एक मैप के माध्यम से पूरे के पूरे जो ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये नॉर्थ अमेरिका है। आपको देखिएगा, इसमें नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री लाइन देखिएगा। ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र हो गया। क्या? ये आपका अलास्का हो गया। क्या? अलास्का। उसके बाद ये पूरा क्या क्षेत्र हो गया? ये पूरा कनाडा हो गया। क्या? कनाडा का क्षेत्र हो गया पूरा का पूरा, ये आपका कनाडा। ठीक, देखो इसमें आया पहले क्या हो गया? ऊपर कनाडा, कनाडा के नीचे क्या हो गया? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, आप बताइएगा इसमें जो बाइडेन की सरकार है उसमें जो बाइडेन कहाँ के उसमें प्रधान अमेरिका के कहाँ के प्रधान राष्ट्रपति हैं? देखिए ये आपका हो गया कनाडा, उसके बाद ये यूएसए, कनाडा यूएसए, उसके बाद क्या है? मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। यानी नॉर्थ अमेरिका में देखा जाए एक कनाडा हो गया, एक यूएसए हो गया, उसके नीचे क्या है? मैक्सिको। ठीक, अलास्का, और अलास्का किसका भाग है? अलास्का इसमें है, इसमें स्थित है। किसमें स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन ये भाग किसका है? ये भाग है रसिया का। आपको मैंने क्या बताया था? एक बेरिंग जल संधि बताई थी। क्या? बेरिंग जल संधि किसके किसके बीच में है? बेरिंग जल संधि ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अलास्का, इधर क्या है आपका? रूस, यानी रूस और अलास्का के बीच में कौन सा है? बेरिंग जल संधि, रूस और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। उसके बाद कनाडा में क्या क्या बताया जाएगा? कनाडा के बारे में आपको मैं बताता हूं कि कनाडा में क्या है? एक आपको पता है विनिपेग। कनाडा में क्या है? विनिपेग। विनिपेग क्या है? ये सबसे बड़ी गेहूं की क्या है? मंडी। विनिपेग कनाडा में है, ये गेहूं की विनिपेग, गेहूं की सबसे बड़ी क्या है? मंडी है। उसके बाद कनाडा में क्या है? यहाँ पे वैंकूवर द्वीप। देखिए आप मैप में नीचे इधर देख रहे हो वैंकूवर लिखा हुआ। क्या? वैंकूवर जो है ये वैंकूवर कनाडा का द्वीप इधर है। उसके बाद इधर क्या है? हेलीपैक्स। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलीपैक्स। क्या? हेलीपैक्स। वैंकूवर और हेलीपैक्स इधर से क्या होगा? इधर से एक ग्रैंड कैनियन, क्या? ग्रैंड कैनियन रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग है? ग्रैंड कैनियन रेल मार्ग। ग्रैंड कैनियन कैनेडियन रेल मार्ग। ग्रैंड कैनियन रेल मार्ग किसके किसके बीच में है? ये हेलीपैक्स देखो वैंकूवर द्वीप से हेलीपैक्स के बीच में ग्रैंड कैनियन रेल मार्ग है। उसके बाद कनाडा के बारे में और क्या पूछ सकता है आपके?
कनाडा की राजधानी पता है आपको कौन सी है? ओटावा है। क्या? ओटावा इसकी राजधानी है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर हाँ हडसन की खाड़ी, क्या हडसन की खाड़ी आपको दिख रहा होगा, हडसन की खाड़ी कहाँ पे है? तो आपको बताना है ये कहाँ पे अवस्थित है? कनाडा में स्थित है। ठीक, उसके बाद जो आपको मैं बताया अमेरिका, नीचे क्या लिखा गया मैप में? अमेरिका। ठीक, अमेरिका देखिएगा, अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। जो आपको ये लेक्स दिख रहे हैं यही सब लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स यही लेक हैं। ठीक, ये लेक ये सब ग्रेट लेक्स हैं। ठीक, यही है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन। पूछेगा कि सब अमेरिका में स्थित कौन सी, मिशिगन, अमेरिका में कौन सी झील स्थित है? आपको बताना यूएसए में मिशिगन जो है पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है झील। ठीक, उसके बाद आइए देखिए आप क्या वो बताएं, क्या इसमें क्या बताएंगे? इसमें है क्या, हाँ एक होता सूनहर, सूनहर किसमें आता है? सूनहर, हाँ इसमें देखो, हाँ सूनहर मिशिगन और ह्यूरॉन। जब पूछेगा सूनहर कहाँ पे स्थित है तो मिशिगन और ह्यूरॉन के बीच में सूनहर स्थित है। शिकागो जो है अमेरिका का सबसे बड़ा देश, शिकागो के साथ शिकागो मछली मांस का सबसे बड़ा देश कौन सा? शिकागो। ठीक, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने सत्याग्रह, क्या गांधी जी ने एक मिनट वेट करिएगा, ये मैं भाग जा रहा है बार बार। गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? आपको पता है गांधी जी के बारे में बहुत चीज़ें मैंने आपको बताया है। गांधी जी से संबंधित क्या क्या है? गांधी जी ने सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मरो का नारा दिया। गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ? पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। इनके माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी को गांधी की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? राष्ट्रपिता गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? विंस्टन चर्चिल। किसने? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक, उसके बाद देखिए काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया है क्या क्या, कि इनके पिता का क्या क्या नाम था। मैंने बताया पिता का नाम करमचंद गांधी, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। ठीक, उसके बाद इनके माता जी का क्या नाम था? माता का नाम था पुतली बाई। ठीक, क्या नाम था? गांधी जी से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे यहाँ खत्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद पुतली बाई। फिर गांधी जी का आखिर घाट कौन सा है? आपको बताना है कि राजघाट, चूंकि गांधी जी पूरे भारत में राज किए थे इसलिए क्या है? राजघाट। उसके बाद गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसीलिए इसी दिन क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। क्या? गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन मनाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाती हैं। गांधी जी आखिर मरे कब थे? गांधी जी मरे थे 30 जनवरी, क्या 30 जनवरी 1948 को ये नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था गांधी जी को, इसीलिए इसी दिन मनाते हैं कौन सा दिवस? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक, शहीद दिवस। उसके बाद गांधी जी के बारे में और फैक्ट क्या आपका मिल सकता है? गांधी जी को पूछ सकता है कि आखिर गांधी जी क्या करो या मरो का नारा कब दिए? करो या मरो का नारा कब दिए? आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। इन्हें गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की है। किसकी आश्रम की स्थापना? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में साबरमती की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया। फिनिक्स फॉर्म पूछेगा, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कहाँ पे हुआ? तो फिनिक्स फॉर्म कहाँ पे हुआ? साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी थे, यानी दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पर गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। पूछेगा गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन कब था? आपको बताना है। देखिए एक हाँ इसके बारे में पूछ ले, महात्मा गांधी के लिए सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया? इन्होंने सत्याग्रह चंपारण में 1917 में चंपारण में पहले सत्याग्रह की शुरुआत किया गांधी जी के द्वारा। ठीक, गांधी जी से संबंधित और क्वेश्चन है कुछ। महात्मा गांधी ने पहले जब पूछेगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया? तो बताना है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले किया। जब पूछेगा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? आपको बताना है चंपारण में। चंपारण कहाँ पे है? इसमें बिहार में। ठीक, चंपारण बिहार में गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी को सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब हुआ? तो आपको बताना रोलैक्ट सत्याग्रह, रोलैक्ट एक्ट कब आया था? 1919 में। उसी समय गांधी जी ने पहला राष्ट्रीय स्तर पर किया। जब पूछेगा दक्षिण अफ्रीका में डरबन से, गांधी जी जब
दक्षिण अफ्रीका में जा रहे थे, उस समय डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। वहाँ पे पीटर्सबर्ग स्टेशन से गांधी जी को बाहर फेंक दिया अंग्रेजों के द्वारा, काले और गोरों के भेदभाव की वजह से। कहाँ से फेंका गया? पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पे। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक, उसके बाद गांधी जी के बारे में क्या था? ये किसके समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के। क्यों? कुटीर उद्योग होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। गांधी जी ने किसकी परिकल्पना की? सर्वोदय की। ठीक, गांधी जी ने भगवत गीता को अपना क्या माना है? अपनी माता माना है। याद रखिएगा, अपनी माता भगवत गीता को गांधी जी ने कहा। गांधी जी को दार्शनिक अराजकवादी कहा जाता है। क्या? दार्शनिक अराजकवादी। गांधी के साथ कौन सा पत्रकार था? अमेरिकी लुई फिशर। क्या? लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार था। स्वर्णिम चतुर्भुज पूर्वी पश्चिम गलियारा। क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित से किन केंद्रों को जोड़ती है? देखिए क्या है, आपको बताते हैं मैप। देखिए मैप भारत का लगा होगा, हाँ ये लगा है। देखिए इसमें है क्या? इसमें ये आपका है दिल्ली को मुंबई से। क्या? दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? स्वर्णिम चतुर्भुज का शुरुआत करने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया। ये शुरू कब किया गया? 2001 में। लेकिन संपन्न कब हुआ? इससे 11 साल बाद यानी 2012 में स्वर्णिम चतुर्भुज ये कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो महानगर है, महानगरों को एक साथ जोड़ना। दिल्ली महानगर को मुंबई से जोड़ा गया, मुंबई को किससे जोड़ा गया? चेन्नई से जोड़ा गया। ठीक, मुंबई को चेन्नई से जोड़ा गया। उसके बाद चेन्नई जो किससे जोड़ा गया? कोलकाता से। इसका मतलब क्या होगा? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कहा गया? कोलकाता। ठीक, ये कौन सा एनएच है आपका? ये एनएच 16 है, 16-3-48 यानी एनएच कितना है? 48। ये भी कौन सा एनएच है? एनएच 48, नेशनल हाईवे 48 समय। उसके बाद ये कितना है आपका? 16-3-19, ये एनएच 19। इसका मतलब हो गया दक्षिण पूर्वी गलियारा कहाँ से है? पूर्वी गलियारा। देखिए पूर्वी गलियारा, पश्चिम गलियारा। मैं आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बता दिया ये चीज़। उसके बाद पूर्वी और पश्चिम गलियारा देख लीजिए। पूर्वी और पश्चिम गलियारा क्या है? पूर्व में असम, पूर्व में पूरी पश्चिम असम के सिलचर से लेकर के, क्या? सिलचर से लेकर के हाँ, सिलचर से लेकर के एक गुजरात के पोरबंदर तक। क्या? गुजरात के पोरबंदर तक जो है ये पूर्वी गलियारा है। कहाँ से? सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक। और ऊपर में नीचे ऊपर क्या है? श्रीनगर। क्या? श्रीनगर से लेकर के नीचे क्या है? कन्याकुमारी। ये आपका क्या हो गया? श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में ये उत्तर से दक्षिण गलियारा है, ये पूरब से पश्चिम गलियारा है। ये एक दूसरे के कहाँ काटते हैं? आपको मैंने बताया कहाँ काटती हैं? झारखंड की राजधानी रांची पे एक दूसरे का, सॉरी, ये एक दूसरे जो कहाँ पे काटती है? झांसी में काटती हैं। कहाँ? जब पूछेगा पूर्व से लेकर के पश्चिम गलियारा एक दूसरे कहाँ पे काटती हैं, तो आपको बताना है रांची। कहाँ पे? रांची में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक, झारखंड की रांची राजधानी में पूर्व से पश्चिम गलियारा, पूर्व गलियारा कहाँ है? असम के सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर तक। ऊपर क्या है? श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये उत्तर से दक्षिण गलियारा है। ये कहाँ काटती हैं? आपका झारखंड की राजधानी रांची में काटती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था यही, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा। पूर्व से पश्चिम का क्या हो गया? सिलचर से लेकर के पोरबंदर। क्या? सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। क्या? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। जैसे पूछेगा मांडू निमाड़ी मिर्च, ये कहाँ पे? मांडू निमाड़ी मिर्च महोत्सव, ये सब आप लोग याद रखिए। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है? मोहिनी अट्टम, आपको बताना मोहिनी अट्टम कहाँ पे है? केरल में। कहाँ पे? केरल में। पोंगल क्या है? पूछे या तो पोंगल पूछे या पूछे जल्लीकट्टू। क्या मित्रों? जल्लीकट्टू। ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। क्या? तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक, पोंगल, जल्लीकट्टू। ओणम, क्या? ओणम पूछ लिया अगर आपको बताना है केरल। क्या? ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसके बाद आपको कुछ और, हरेला और हरेली। क्या? हरेला और हरेली। जब पूछेगा हरेली, देखो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब हरेली कहाँ मनाया जाएगा? हरेली होगा छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़ में हरेली मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी एक मात्रा है। और हरेला कहाँ मनाया जाए? यूके यानी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हरेला और छत्तीसगढ़ में क्या है? हरेली उत्सव। ठीक, आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर मैंने बता दिया, आगरा। अगला क्वेश्चन है,
कि हाइपरमेट्रोपिया, क्या हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या हो गया? देखो, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि, एक जरा दृष्टि दोष। निकट को क्या बोलते हैं? मायोपिया। जब कभी पूछे मायोपिया क्या होता है, मायोपिया, इसको मतलब अपने पिया को कहाँ से हम देखेंगे? नज़दीक से देखेंगे। निकट मतलब नज़दीक। निकट दृष्टि दोष, क्या निकट दृष्टि दोष कहाँ पे होगा? मायोपिया। मायोपिया के बाद आपको दिया हाइपरमेट्रो, मायोपिया के बाद मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया है, ये आपका दूर दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए? दूर दृष्टि दोष के लिए। जरा दृष्टि दोष के लिए क्या होता है? प्रेसबायोपिया। क्या? प्रेसबायोपिया जब पूछेगा तो आपको बताना है ये किसके लिए होता है? जरा दृष्टि दोष के लिए होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमको विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती है, इसलिए क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। इसको दूर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इसको दूर करने के लिए दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं, इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। उसके बाद जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? आंख सूख जाती है। इसमें होता क्या है? इसमें आंख सूखने की वजह से इसमें विजिबिलिटी सही दिखाई नहीं देती, इसलिए इसमें होता क्या है? इसमें बाईफोकल लेंथ, क्या बाईफोकल लेंथ का यूज़ किया जाता है। बाईफोकस लेंस, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक लेंस है, नीचे क्या होगा? उत्तल होगा, ऊपर क्या होगा? अवतल। में दोनों प्रकार के लेंसों का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? नीले को लाल, एक होता है अनीला, अनीला, इसका मतलब क्या होता है? अ से हो गया एसिड यानी अम्ल। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले को लाल कर देता है। नी से नीला या ला से लाल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल होता क्या है? अम्ल वो होते हैं जो खट्टा होते हैं, पहली बात स्वाद में, उसके बाद जल में घुल करके क्या दे? मान लीजिए जो जल में घुलने के बाद H+ आयन दे। कौन सा आयन? H+ आयन यानी धनायन दे। जैसे आपका HCl हो गया। HCl क्या है? एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ये क्या होगा? जब जल में जाएगा तो H+ और Cl आयन माइनस में टूट जाएगा, इसका मतलब इसमें H+ आ रहा है। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे होते हैं जो जल में घुलने के बाद क्या दें? OH- आयन दे। क्या? OH- आयन दे। इसमें सबसे प्रबल क्षार जब पूछेगा आपको बताना है NaOH। क्या? NaOH, KOH, ये सभी क्या हैं? क्षार हैं। अब पूछेगा अम्लराज, मान लो पूछ ले आपसे अम्लराज क्या होता है, आप बता दीजिएगा। जो HCl होता है, HCl और HNO3, HCl और HNO3 का 3:1 में मिश्रण। क्या? HCl और HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिश्रण। ठीक है, आइए HCl और H2SO4, सॉरी यहाँ पे H2SO4 होगा, ध्यान दीजिएगा। HCl और H2SO4 का 3:1 के अनुपात में मिश्रण। ठीक ठीक HNO3, ठीक। देखो HCl और HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिश्रण, यही होता है अम्लराज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है फूल निम्नलिखित में कौन सा भाग पुंकेसर का भाग है? पुंकेसर के बारे में आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका यह क्या हो गया? फ्लावर हो गया। फ्लावर का ये नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को बोलते हैं वृंत। क्या? वृंत। उसके बाद ये ऊपर क्या है? ये तो ऊपर ओवरी है, नीचे ये क्या है? ये आपका है ये पुष्पासन, जहाँ पे पुष्प बैठता है, उसके ऊपर ये मादा वाला पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं? ये आपका फीमेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट के बारे में देखो, स्त्री केसर, इसी को बोलते हैं स्त्री केसर। इसमें होता क्या है? नीचे होता है ओवरी, नीचे क्या हो गया? अंडाशय, उसके ऊपर जो ये लंबी वाली रेखा होती है ये आपका क्या होगा? वर्तिका यानी स्टाइल। उसके ऊपर ये क्या होगा? वर्तिकाग्र। ठीक, वर्तिकाग्र। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हाँ वर्तिकाग्र। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? ये होगा अंडाशय, अंडाशय के ऊपर वर्तिका, वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र। ठीक, उसके बाद फ्लावर का पार्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है देखिएगा। हाँ देखिए ये फ्लावर का हो गया ओवरी, ओवरी के जस्ट ऊपर जाएंगे स्टाइल, जो लंबी सी लाइन है आपका है स्टाइल, स्टाइल के जस्ट ऊपर क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा याद रखिएगा। ये आपका पूरा है पिस्टिल वाला पार्ट, पिस्टिल यानी स्त्री केसर। एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स इसमें अवस्थित दिखाया गया है। देखिए उसके बाद आपका इसमें मेल पार्ट फ्लावर का कौन सा है? देखिए फ्लावर के बीच में होता है ओवरी, उसके बगल बगल में जो तंतुकाएं लगी होती हैं आपका मेल पार्ट है। मेल पार्ट में ये चीज़ें क्या है? आपको ये एक लंबा सा दिख रहा होगा, फिलामेंट है। क्या? फिलामेंट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तंतु, हिंदी में बोलते हैं तंतु। फिलामेंट के जस्ट ऊपर होता है क्या होता है आपका? ये होता है एंथर। क्या? एंथर। इसी को बोलते हैं क्या? परागकोश।
पराग कोश। इसी एंथर के बीच में दाने दाने जैसी संरचनाएं होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं पराग कण। क्या? पराग कण यानी पॉलिन ग्रेन्स इसके अंतर्गत होती हैं। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? मेल पार्ट। ये भी मेल पार्ट, ये भी मेल पार्ट, ये भी मेल पार्ट। पूछ सकता है निम्नलिखित में कौन सा मेल पार्ट नहीं है? मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। क्या? स्टेमेन। इसे बोलते हैं पुंकेसर। देखिए एक फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा गुड़हल का फूल। क्या? हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल है। इसमें आपको ये जो मेन बीच वाला दिख रहा है ये क्या है? ये आपका है, यही ओवरी है। क्या? यही मेन पार्ट है, ये स्त्री वाला पार्ट है, स्त्री केसर। ठीक, उसके बाद आपको इसके बगल बगल में जो लगे हैं ये आपका पुंकेसर है। क्या? पुंकेसर। पु से पुरुष होता है, इसी से होगा क्या? पुंकेसर। ठीक, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये एक मैप के थ्रू, हाँ देखिए ये फिगर स्पष्ट दिख रहा होगा। इसमें क्या है? इसमें आपको दिख रहा है ये बीच में क्या हो गई? ये आपकी बीच में ओवरी, यहाँ पे हो गया ओवरी। उसके बाद क्या बताया मैंने? ओवरी के ऊपर जाएगा स्टाइल, उसके ऊपर क्या होगा? वर्तिकाग्र। ठीक, उसके बाद ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो लगे हैं ये सब आपके पुरुष वाले पार्ट हैं। क्या? पुरुष वाले पार्ट हैं। इसमें है क्या ऊपर? ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका एंथर हो गया। इसमें जो दाने दाने संरचनाएं हैं ये क्या है? ये पराग कोश हैं। जब ये पराग कण यहाँ से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुँचती हैं इसे बोलते हैं परागण। क्या? परागण। लेकिन जब इसके अंदर आके एंट्री होकर यहाँ पहुँचते हैं इसे बोलते हैं परागसन, पॉलिनेशन। क्या? पॉलिनेशन। इसे बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक आएगा पॉलिनेशन। ठीक, परागण मतलब एक कण का यहाँ से यहाँ तक जाना। ठीक, उसमें देखिए आपको गुड़हल का फूल दिख रहा होगा। आपको मैंने क्या बताया, ये वाला पार्ट क्या है? ये दलपुंज है। क्या? दलपुंज। दलपुंज क्यों जरूरी होता है? दलपुंज इसलिए जरूरी होता है जब फूल वयस्क अवस्था से हम लोग भ्रूण अवस्था में होते हैं उस समय होता क्या है? फूल को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन मिलता कहाँ से है? ये हमेशा हरा ही रंग का होगा, किसी पुष्प में देखेंगे आप। क्यों? किसकी? ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या? फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये भोजन का निर्माण करेगा, इसको न्यूट्रिशन देगा। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो पुष्प होते हैं, जो रात को पुष्प खिलते हैं उनका कलर हमेशा सफ़ेद होता है। क्योंकि आप रात को किसी को आँख मारेंगे, रात को आँख मारेंगे किसी लड़की को, सुबह का टाइम क्या होता है? सुबह के जो सुबह फूल खिलते हैं वो फूल क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, कलरफुल। इसलिए देखिए ये गुलाब आपका सुबह लाल होगा, कभी सफ़ेद होगा, कभी कुछ। रात के फूल अधिकतर क्या होते हैं? रात रानी देखिएगा वो सफ़ेद होता है। ठीक है, देखिए आज की क्लास का हम यहाँ पे समापन करते हैं। ठीक है, स्लाइड चली गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टापर साइकिल परिवार को अपना सहयोग देने के लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद साथियों।